तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिन्यो पाठ का प्रश्न उत्तर, जो आपके किताब में पीछे दिया गया है। उन सभी प्रश्न उत्तर को आज हम लोग नोट करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो पार्ट 9 का ये पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से लाइन से सारे वीडियो को देखें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न आपके किताब में पीछे पहला प्रश्न दिया गया है, अभिन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो उत्तर में हम लिखेंगे अभिन्यो एक शहर है जो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, बरस अभिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। हर बरस अभिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो लिखेंगे गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक अभिन्यो किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या क्या देखा और सुना। तो उसके बारे में दे दिया गया है कि पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी में उनको क्या किया गया था, बुलाया गया था और उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिन्यो गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। मतलब चारों तरफ रंग बिरंगे चीजों से क्या किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। तो लिखेंगे कि दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। यह अभिन्यो में है। उसमें कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। मतलब आजकल वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन हमारा आजकल उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो आजकल उसका उपयोग हो रहा है रंगमंच, किसी प्रकार का प्रोग्राम कराने के लिए। ये कोई भी व्यक्ति अगर कुछ लिखना चाहता है तो शांति वाला जगह है, लोग आकर वहां पर अपना कुछ कुछ लिखते हैं। जैसे कि लेखक ने भी अपना 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। और ये भी लिख सकते हैं कि ला शत्रुज एक ईसाई मठ है, ये भी लिख सकते हैं अपने मन से। 5 नंबर प्रश्न है, ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। मतलब कि क्वेश्चन में लेखक जो है ला शत्रुज को, यानी जो ईसाई मठ है, उसको मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। मौन मतलब क्या होता है, शांत होता है। ऐसा क्यों कहा है कि एकदम शांत जगह है, नीरस जगह है। क्योंकि वहां पे जो भी लोग जाते हैं हल्ला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुछ बातें लिखने के लिए, कुछ सोचने के लिए जाते हैं, कोई हल्ला करने के लिए नहीं। तो पूरा वर्णन किया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे। आप पढ़े हैं ना, क्या क्या लेकर गए थे, टेप रिकॉर्डर, ये सारा चीज। और वहां कितने दिनों तक रहे, ये भी लिखना है आपको। और तीसरा प्रश्न है, लेखक की उपलब्धि क्या रही। 3 प्रश्न है इसमें। तो अपने साथ में ले गए थे हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप से लेकर गए थे, ये नहीं लेकर गए थे। और वे वहां तक रहे थे 19 दिन। कितना दिन, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 के दोपहर तक। और उनकी उपलब्धि ये रही है कि 19 दिनों में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं की। तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया ना। ऐसा ही छोटे छोटे आंसर दिए गए हैं बिल्कुल। 27 नंबर प्रश्न है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। 8 नंबर प्रश्न है, अभिन्यो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता को दिखाता है। मतलब मनुष्य जीवन में पत्थर की से क्या समानता है मनुष्य का और क्या विषमता है। समानता मतलब होता है एक समान, और विषमता मतलब होता है अलग अलग। मतलब ऐसा क्या क्या है जो पत्थरों से हमारे गुण मिलते हैं और क्या क्या है जो पत्थरों से गुण हमारे नहीं मिलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। यानी कि आपने कविता पढ़ा कि नदी के किनारे होना भी क्या है, नदी है, तो उसके आप क्या सीखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है जी,
कि ऐसा लगता है कि पानी रुका हुआ है और तट क्या हो रहा है, बह रहा है। यही ना था जी। 12 नंबर प्रश्न है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, उसमें कहानी पूरा है। 13 नंबर प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? लास्ट में पूरा वर्णन नदी और कविता में हुआ है कि जिस प्रकार नदी है उसी प्रकार कविता है। जिस तरह नदी का पानी कभी नहीं सूखता, उसी तरह कविता के शब्द कभी समाप्त नहीं होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स कर लें और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर में, पाठ 10 में, जिसका नाम है मछली, और उसके बारे में पढ़ेंगे।